हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ब्रेन्स। आज इस वीडियो में हम मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका एंड अकोमोडेशन इन बेल्जियम को कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से श्रीलंका एंड बेल्जियम के अंदर लैंग्वेज बेसिस पर डाइवर्सिटी थी एंड उन लैंग्वेज को लेकर चलते हुए, उन कम्युनिटी को लेकर चलते हुए कंट्री को चलाना एक बहुत बड़ा ही चैलेंज होता है कंट्रीज़ के सामने। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दोनों ही कंट्री ने अपने अपने पावर शेयर किए या नहीं किए और उनका इम्पैक्ट क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम मेजोरिटेरियनिज्म श्रीलंका से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मेजोरिटेरियनिज्म? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये एक तरीके का प्रैक्टिस है जो मेजॉरिटी में जो लोग रह रहे हैं कंट्री के अंदर, वो माइनॉरिटीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उन पर प्रैक्टिस करते हैं, अपने नए नए रूल्स बनाकर उन पर थोपने की कोशिश करते हैं। ये एक तरीके का प्रैक्टिस होता है मेजोरिटेरियनिज्म। ये श्रीलंका जो कंट्री थी उसमें किस तरीके से इसको प्रैक्टिस किया जा रहा था, हम पहले वो देख लेते हैं। 1948 में ये इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एमर्ज होता है। लगभग एक साल बाद ही, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, उसके एक साल बाद ही इसे भी इंडिपेंडेंस मिलता है। वहाँ पर क्या था, सिन्हाला मेजॉरिटी थी। लास्ट क्लास में हमने देखा था 74% यहाँ पर सिन्हाला बोलने वाले लोग रहते थे। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं कंट्री के अंदर। देन 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है जिसके अंदर ये होता है कि जो वहाँ पे सिन्हाला लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, राइट। देन जो वहाँ पर सिन्हाला जो एप्लीकेंट्स थे, अगर वो कॉलेजेस में जाते थे, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाते थे या यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे थे एडमिशन्स के लिए, तो जो सिन्हाला लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स थे या वर्कर्स थे उन्हें हर जगह क्या किया जाता था, फेवर किया जाने लगा। मीन्स अगर कोई दो इंसान अगर किसी कॉलेज में जा रहा है एडमिशन के लिए, तो जस्ट बिकॉज ऑफ सिन्हाला लैंग्वेज, सिन्हाला कम्युनिटी से वो बिलोंग करता था, इसीलिए उसे वहाँ पर एडमिशन दे दिया जाता था। एट दैट टाइम तमिल ऐसा सोचने लगे थे कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो उनके पॉलिटिकल राइट्स, कल्चर्स, जॉब्स को डिनाइड कर रही है, उन्हें किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं किया जा रहा है कंट्री के अंदर। वो क्या करती हैं, जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो एक पार्टी लॉन्च कर लेते हैं, यूनियंस बना लेते हैं ताकि कुछ इक्वालिटी कंट्री के अंदर लाई जा सके। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी होता कुछ नहीं है, गवर्नमेंट उनकी बात मानती ही नहीं है। 1980s में क्या होता है कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी डेवलप की गई थी, श्रीलंकन्स ने जो डेवलप की थी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़, वो डिमांड करने लग जाती हैं तमिल इलम की। इलम को यहाँ पर स्टेट कहा गया है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, राइट। तो श्रीलंका के अंदर जो नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर तमिल जो माइनॉरिटीज़ में थे वो अलग स्टेट की मांग करने लग जाते हैं। देन अब इससे होता क्या है, वहाँ पर बहुत ही वाइड स्प्रेड में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स ने मिलकर एक सिविल वॉर का रूप ले लिया होता है वहाँ पर, जस्ट बिकॉज ऑफ पावर शेयरिंग ना करने की वजह से। हालांकि जो यहाँ पर श्रीलंकन तमिल थे उन्होंने कोशिश की भी थी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाकर, बट फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। देन वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। देन सिविल वॉर से क्या होता है, वहाँ पे जितने भी लोग थे, सिविल वॉर स्टार्ट होने की वजह से लोगों को अपना देश तक छोड़कर जाना पड़ता है। हम आगे बढ़ते हैं। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम ने जो अपना रूट लिया पावर शेयरिंग का, जो पाथ उसने डिसाइड किया, बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही यूनिक था वो जो पाथ उन्होंने चूज़ किया था। 1970 से लेकर 1993 तक इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था, जो इनका संविधान था, उसमें 4 टाइम्स तक उसको अमेंड किया। देन जो उनके एलिमेंट्स निकल कर आए वो देखते हैं हम यहाँ पर। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल। बेल्जियन मीन्स व्हाट, जिस तरीके से इंडिया में जो लोग रहते हैं उन्हें हम इंडियंस कहते हैं, जो बेल्जियम में लोग रहते थे उन्हें बेल्जियंस कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, डच स्पीकर्स एंड फ्रेंच स्पीकर्स मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर वो क्या करते हैं कि दोनों ही कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स थे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो सेंटर था, ब्रुसेल्स था, वहाँ पर इक्वली पार्ट में डिवाइड कर लेते थे।
और सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या थी, अगर मान लो आप कि कोई लॉ बनाया जा रहा है, अगर दोनों ही पार्टी ने उस पर साइन किए, अगर दोनों ही पार्टी उस लॉ पर एग्रीड हैं, तभी उस लॉ को पास किया जाएगा, अदरवाइज वो पास कैंसिल कर दिया जाएगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ डच एंड फ्रेंच जो पीपल थे उन्होंने एक्सेप्ट किया ब्रुसेल्स के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेटर रखने का, उसी तरीके से पूरी बेल्जियम के अंदर ये चीज़ आसान हो गई, क्योंकि वहाँ पर लोग मान गए इक्वल रिप्रेजेंटेटर रखने के लिए। सो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी कंट्री को पीसफुली चलाने के लिए अगर 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में भी पावर्स को डिवाइड करना पड़े या 4 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में भी पावर्स को डिवाइड करना पड़े तो एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो अगर पीसफुली इस चीज़ को मानते हैं, वहाँ पर रहते हैं, कम्युनिटी अगर मिलकर वहाँ पर रह रही है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि कितने फॉर्म्स में जो पावर्स हैं वो बटी हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने जो पावर्स थी 3 फॉर्म में बांट ली, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने बनाई। तो यहाँ पर थर्ड जो गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या था, वो कल्चर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल करती थी, उनके ऊपर काम करती थी। नाउ इस वीडियो में हमने दोनों ही केस स्टडी में देख लिया है कि पावर शेयरिंग अच्छा है या बुरा किसी कंट्री के लिए। अगर पावर शेयर कोई कंट्री करती है तो कितने आराम से वो अपनी कंट्री को चला सकती है, और अगर पावर शेयर नहीं करती है तो किस तरीके से कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।